स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं इनको? देखो, डिसऑर्डर्स हमने म्यूटेशन डिस्कस करा कि यहाँ पास मेन जो मुद्दा है डिसऑर्डर्स का, दैट कम्स फ्रॉम म्यूटेशन, कि बहुत तरह की म्यूटेशन हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उनमें से हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी हम लोग को दो कैटेगरीज डिस्कस करने को बोला है। वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टोटली जो है तुम्हारे पास वो डिपेंड करता है आपके पास क्रोमोसोम नंबर में क्या बढ़त घटत है, कि अगर क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, एनीप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी है, तो वहां पे वो डिस्कस करते हैं हम लोग, वो कल का टॉपिक होगा। बट आज का टॉपिक हमारे पास है मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं, पहली बात क्योंकि इसमें आपके पास जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, अगर तुम देखोगे इसकी हायरार्की तुम लोग समझोगे, जब समझ में आएगा तुमको, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास वही बात हो रही है, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स बाय जीन्स। यहाँ पास एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स की बात है, यहाँ पास किस वे में कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं जीन्स, आइदर रिसेसिव है, डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, क्रोमोसोमल है, हमारे पास ऑटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोमल है, एलोसोमिक में जैसे बोलते हैं लोग, तो वो सब डिस्कशन करना है हम लोग को। यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ शब्द समझ लेते हैं, कुछ जनरल नॉलेज लेते हैं। देखो, यूजुअली यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पे तो क्या देखना है, देखो यूजुअली यहाँ पास एक जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो उसमें जीन्स होते हैं, तुम लोग को मालूम है यहाँ पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिसीज जो है ये रिसेसिव है, ठीक है, तो रिसेसिव के बारे में तुम लोग को एक चीज सिंपल याद रखनी है कि रिसेसिव तब एक्सप्रेस होगा, लेट्स से दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, छोटे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ये एक्सप्रेस कब होगी, जब मेरे दूसरे क्रोमोसोम पर भी सेम वे में हमारे पास रिसेसिव ही एक्सप्रेशन वहां पे होगा, रिसेसिव एलील होगा फॉर दैट सेम जीन, ठीक है, तब जाके हमारे पास डिजीज एक्सप्रेशन शो करेगा। बट इफ डिजीज इज डोमिनेंट काइंड, ठीक है, तो अगर सोचो अगर डिजीज डोमिनेंट है और यहाँ पे बड़ा आर था, सिर्फ एक क्रोमोसोम पर होने से ही वो एक्सप्रेस हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो रिसेसिव के लिए दोनों पर होना जरूरी है, और डोमिनेंट डिजीजेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक क्रोमोसोम पे हमारे पास वो एलील अफेक्टेड होना चाहिए, दोनों का जरूरी नहीं है, बिकॉज मेंडल की यही थी हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो जानता है हमारे पास कि दोनों में हमारे पास एक्सप्रेशन किसका आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, तुम्हारे कोर्स में एक तुम लोग को इजनेस है कि तुम्हारे पास सारे रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तुम लोग, जहां पे जितने भी लिखे आपके पास ब्लीडर्स डिजीज, हीमोफिलिस को बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस या थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, फिनाइलकेटोनुरिया, जितनी भी है यहाँ पे सबके सब रिसेसिव है। कुछ यहाँ पर क्रोमोसोम है जैसे एक्स लिंक्ड होती है, कुछ डिजीज वाई लिंक्ड होती है, दीस आर योर सेक्स क्रोमोसोम्स, और कुछ जो होती है तुम्हारे पास ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। ऑटोसोम्स जानते हो तुम लोग, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 पेयर तक हमारे पास जो होते हैं, दोज आर नोन एज ऑटोसोम्स। ठीक है, अच्छा, अब टर्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमको डिस्कस करना है दैट इज कैरियर। देखो, कैरियर वो होता है जिसके अंदर, जिस क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास अफेक्टेड जीन तो प्रेजेंट है, ठीक है, बट वो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे कहूं कि डिजीज कैसा है, रिसेसिव है, नेचर में कैसा डिजीज रिसेसिव है, तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस नहीं होगा, समझना। यहां पे देखो, सोचो मेरे पास जो एक क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, एक पर तो है डोमिनेंट एलील और दूसरे पर है रिसेसिव एलील। ऐसे केस में क्या होगा, ये रिसेसिव एक्सप्रेस तो नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट आ गया और डोमिनेंट ने कर दिया, उसकी कमी पूरी कर दी, ठीक है। बट यहां पर क्या होगा कि जब भी गैमेट्स बनेंगे तो 50-50% सेग्रीगेशन से हमारे पास क्या होगा कि 50% बच्चों में आने के चांसेस हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसे को हम लोग बोलते हैं कैरियर। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये डिजीज आगे पहुंचाने के लिए पोटेंशियल होते हैं। तो कैरियर में क्या हैज एन अफेक्टेड जीन बट नो सिम्टम, इसके पास अफेक्टेड जीन मिलेगा बट कोई सिम्टम नहीं मिलेगा तुम लोग को, एज सिंपल एज दैट इट वुड बी। दूसरा है अफेक्टेड। अफेक्टेड में देखो, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो डिजीज है वो रिसेसिव और वो एक्सप्रेस हो रही किसी के अंदर, तो उसके दोनों जीन्स की एरिया पर, मतलब दोनों क्रोमोसोम पर उस जीन के लिए रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा, या डोमिनेंट है तो एक कम से कम डोमिनेंट यहां पे प्रेजेंट हो गई होगा, तो हैज अ जीन एंड इफेक्ट इज क्वाइट विजिबल। तो अफेक्टेड में हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए तुम्हारे पास जनरल टर्म्स, तो तुमको समझने चाहिए, तुम्हें आने चाहिए पहले से, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से। चलो अब शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक दैट इज योर हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया तुम्हारे कोर्स में सबसे पहला टॉपिक है बुक में, एनसीईआरटी में, तो इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। ब्लीडर्स डिजीज यूं बोलते हैं क्योंकि अगर किसी भी तरह कट ऐसे लोगों की बॉडी में लगता है तो वो दोबारा हील नहीं हो पाता बहुत जल्दी, इट रिक्वायर्स स्पेशल मेडिकल अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लीडर्स डिजीज में क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज हीमोफीलिया। हीमो मतलब मां से पसंद, यहाँ पास हीम मतलब ब्लड होता है, फाइलिक मतलब लविंग होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन ऑटो इन 1803 से पहले इसको डिस्कवर किया गया था। यूजुअली तुम लोग को दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पास जो ब्लड कोएगुलेशन जो प्रोसेस है अपने आप में,
वो एक कैस्केड के थ्रू होता है। कैस्केड क्या होता है आपके पास, देयर आर 13 फैक्टर्स, जो कि आपके पास क्या होते हैं 13 और 14 फैक्टर्स आपके पास हैं, इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। तो उसमें फैक्टर नंबर तुम लोगों को याद रखना है, फैक्टर नंबर एक तो 8 और फैक्टर नंबर 9, इन दोनों को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं AHFA एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, और दूसरे को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास फैक्टर 8 में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है क्रोमोसोम के, मतलब क्रोमोसोम के ऐसे पार्ट में जो फैक्टर 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अगर प्रॉब्लम हुई है, देन वन इज बाउंड टू सफर हीमोफीलिया A। ठीक है, एंड अगर किसी के पास फैक्टर 9 में प्रॉब्लम हुई है तो उसको आपस हीमोफीलिया B होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इसके बारे में एक चीज समझ लो, दिस इज एक्स लिंक्ड डिजीज, और नेचर में कैसी है, रिसेसिव है, कि रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी तक तुम्हें कहानी समझाई थी मैंने, तुम दोबारा समझ लो। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक फीमेल है और ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो सोचो एक फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम ऐसे हैं, ठीक है, और उसके पास एक पर तो रिसेसिव प्रेजेंट है और एक पर मैं दिखाऊं ना तब भी मालूम पड़ेगा कि नहीं होगा उस पे, तो ऐसे केस में फीमेल क्या कहलाएगी, कैरियर कहलाएगी। एक चीज समझो कि अगर यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, लेट्स से एच बड़ा करके मैं डोमिनेंट लिख दिया, तो ये तो करेक्टेड है, इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज ब्लीडर डिजीज तो हमारे पास रिसेसिव से होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो कमी यहाँ पर हो रही होगी उसको ये पूरा करके एक दफा कर देगा कि चलो छोड़ो, बाहर मिल गया। ठीक है, और मेल्स में देखो, मेल्स की दिक्कत क्या है कि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम, ये रहा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब वाई क्रोमोसोम के पास एक्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं होंगी और ना ही ये जीन होगा। ऐसे में क्या होता है कि मेल्स के पास अगर एक एक्स क्रोमोसोम जो कि अफेक्टेड था वो आता है, तो हमारे पास मेल्स क्या कहने लगते हैं, दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम। इसीलिए क्या होता है, मेजॉरिटी में ये प्रॉब्लम हम लोग को मेल्स में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स आर रेयरली हीमोफिलिक, फीमेल्स बहुत रेयर हीमोफिलिक होती है। उसके लिए क्या जरूरी होगा कि दोनों ही एक्स पर तुम्हारे पास रिसेसिव एलील प्रेजेंट होना चाहिए फॉर दिस जीन। ठीक है, तो फीमेल आर कैरियर्स फॉर दिस डिजीज, मोस्टली ये कैरियर होती हैं एंड रेयरली अफेक्टेड। तुमसे पूछ सकते हैं कि व्हाई फीमेल्स आर रेयरली अफेक्टेड, तो तुमको मैं एक चार्ट भी खैर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तुम चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि आपस एंड देन बी नोइंग कि कैसे आपस फीमेल्स ज्यादा अफेक्ट होती हैं। तो मेल्स आर अफेक्टेड मोस्टली, ठीक है, मेल्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं इस प्रॉब्लम से आपस। नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। मैंने इसका जस्ट डिस्कस करा कि फैक्टर 8 के एब्सेंट होने से, खराब होने से आपस हीमोफीलिया ए होता है, फैक्टर 9 के होने से हीमोफीलिया बी होता है। ठीक है, तो ये चीज तुमको अलग नहीं है। अच्छा, अ कैरियर फीमेल वुड लुक लाइक दिस, अफेक्टेड फीमेल वुड लुक लाइक दिस एंड एन अफेक्टेड मेल वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, तो तुम लोग को क्रॉस अपने आप कर लो। तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि कैरियर फीमेल विद अफेक्टेड मेल, कैरियर फीमेल विद नॉर्मल मेल, अफेक्टेड फीमेल विद कैरियर मेल, सॉरी कैरियर मेल नहीं होगा, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल विद अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल विद नॉर्मल मेल। ठीक है, तो इस तरह के तुम बहुत सारे क्रॉसेस डेवलप कर सकते हो। फिर तुमको मालूम पड़ेगा कि फीमेल के हीमोफिलिक होने के चांसेस इतने कम क्यों है। देखो, फीमेल के हीमोफिलिक होने के चांसेस इतने कम यूं है कि समझो उस केस में जो उसकी मदर है उसको एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा, कम से कम ये तो शो करना ही पड़ेगा, और फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके कहीं हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है कि आपस दोनों एक्स के ऊपर आपस रिसेसिव एलील आएगा। अब देखो यहाँ पे आपस क्या हो जाएगा, एक्स एच एक्स, ये फीमेल कैरियर हो गई, ये एक्स एच वाई, ये लड़का अफेक्टेड हो गया आपस। ठीक है, और यहाँ पे आपस एक्स और वाई नॉर्मल बिल्कुल। तो ये तुमको समझ के रखना आपस कि कैसे क्रॉसेस डेवलप करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट तुम्हारे कोर्स में है कलर ब्लाइंडनेस। देखो, कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक्स जैसे मैं समझाया आपस कि वहां पे आपस कैरियर फीमेल इस तरह से दिखेगी और तुम्हारे पास जो है अफेक्टेड फीमेल इस तरह से दिखाई देगी और अफेक्टेड मेल इस तरह से दिखाई, सेम चीज है, बिल्कुल सेम है। बट कलर ब्लाइंडनेस के साथ एक चीज है कि जैसे हमारे पास हीमोफीलिया लीथल हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है, लाइकवाइज हमारे पास, बट अगेंस्ट दिस कलर ब्लाइंडनेस कभी लीथल नहीं होता है। ठीक है, मतलब जानलेवा नहीं होता है। चलो, तुम्हें जो जाननी है वो चीज ये है कि आपके पास 3 टाइप की कलर ब्लाइंडनेस नेचर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले को बोलते हैं प्रोटैनोपिया, जिसमें आपके पास रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है, बंदे को रेड कलर डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी होती है ड्यूटेरानोपिया, जिसमें आपके पास ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस होती है। और तीसरी होती है ट्राइटेनोपिया, जिसमें आपके पास ब्लू कलर की होती है। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि रेड ग्रीन ब्लू हमारे पास क्या है, हमारे प्राइमरी कलर्स हैं नेचर के। तो इन्हीं के मिक्सचर से हमारे पास चीजों का कलर जो है बनता है। तो ऐसे में अगर किसी को एक कलर का भी हमारे पास डिसऑर्डर होता है तो दिक्कत आती है। ठीक है, अच्छा, करते कैसे इसको, असेसमेंट कैसे लेते हैं कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है।
तो दैट इज बाय इशिहारा चार्ट। एक तरह का चार्ट होता है, यहाँ पास बहुत सारे डॉट डॉट्स बने होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड बाय दिस चार्ट वन कैन असेस कि यहाँ पास किस तरह की बीमारी है, कि वो प्रोटेनोपिया है, ड्यूटेरिनोपिया है या फिर ट्राइटेनोपिया है, और कलर ब्लाइंडनेस किस वे में प्रोसीड कर रहा है। चलो, तो ये तो तुम्हारे पास दो प्रॉब्लम जो है ये रिसेसिव क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड है, कि क्रोमोसोम एक्स पे तुम्हारे पास जब रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा फॉर दिस सर्टेन जीन्स, देन ओनली यू विल बी शोन दीज डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो शुरू होती है, दीज आर नाउ ऑटोसोमल। तो तुम्हारे पास 1 2 और ये फिनाइल कीटोनुरिया, ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। 3 तरह के ऑटोसोमल डिसऑर्डर केस में है। तो सबसे पहले थैलेसीमिया पढ़ते हैं। देखो तुम लोग सब जानते हो, आपके पास जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर आपके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस को क्या करता है, कैरी करता है थ्रू आउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस मिलता है, जिसके हम लोग नाम देते हैं एनीमिया। देखो, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद आरबीसी विल बी टर्म्ड एनीमिया। इट विल बी मैक्रोसिस्टिक, मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक। There are pernicious anemia. There are n number of anemias are there, but any problem related with RBC will be termed anemia. ठीक है, इसके जनरली तुम लोग को बुक में 2 टाइप दिए हैं। तो देखो होता क्या है कि जिस तरह का टाइप से अल्फा थैलेसीमिया तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे अल्फा कम बनेगा, एंड अगेंस्ट दिस जैसे तुमको समझ आना चाहिए कि तुम्हें मालूम होगा कि आपके पास एक हीमोग्लोबिन में आपके पास क्या होते हैं, 2 अल्फा की चेन्स होती हैं और 2 बीटा की चेन्स होती हैं, ऐसे। ठीक है, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। तो अगर सोचो अल्फा कम बना, एक चेन बनी, तो बीटा ज्यादा बन जाएगा उसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी बीटा की ज्यादा हो गई। तो अल्फा थैलेसीमिया कब होता है कि डिवीजन ऑफ जीन ऑन HBA1 एंड HBA2, कि HBA1 और HBA2 हमारे पास 2 जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम 16 पर पाए जाते हैं, और अगर ये डिलीट हो जाए तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, थैलेसीमिया अल्फा टाइप। ठीक है, बट देन वी हैव अ बीटा थैलेसीमिया टाइप, जो कि क्या होता है, इट इज ड्यू टू डिफेक्टिव HBB जीन। HBB जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, जिसके से क्या होता है, देखो बीटा थैलेसीमिया तो बीटा कम बनेगा, अल्फा ज्यादा बन जाएगा। तो देखो कि यहाँ पे हम बीटा कम कर देते हैं और अल्फा की क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, और जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वांटिटी इशू है हमारे पास, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ओके, हीमोग्लोबिन का हमें याद रख लो क्या होता है। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि यहाँ पास नॉर्मल आरबीसी की शेप जो होती है कैसी होती है, तुम्हें जानते हैं, यहाँ पास बीच से थोड़ा सा आपके पास प्रेस्ड होता है, साइड से उठा हुआ होता है आपके पास। ठीक है, तो कॉनकेव बोलते हैं, बाई कॉनकेव शेप होती है आपके पास, और ऐसा इसलिए होता है ताकि सरफेस से ज्यादा रहे, एंड पूरी पेरिफेरी में इसमें आपके पास भर भर के हीमोग्लोबिन नाम का एक हमारे पास प्रोटीन होता है, जो कि आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन का मिक्सचर होता है। अब देखो 2 तरह के तुमको याद रखना, पहली चीज कि ऑटोसोमल है, इसमें प्लीज एक्स वाई इस तरह के किसी भी तरह के तुम लोग क्रोमोसोम का मेंशन मत करना हमारे पास। ठीक है, तो इसका तुम्हें क्रॉस बनाना चाहूंगा। तो देखो 2 तरह के हमारे पास होते हैं। नॉर्मल जो आरबीसी होता है, इट इज डेवलप्ड बाय HBA जीन, कि HBA जीन होता है हमारे पास नॉर्मल के लिए, और अफेक्टेड जो हमारे पास रिसेसिव काइंड है दैट इज HBS। देखो होता क्या है, तुम्हें इसका ज्यादा अच्छे से लॉजिक समझ में आएगा चैप्टर 6 जब तुम लोग जेनेटिक कोड डिस्कस कर लोगे, तो वहां तो ज्यादा समझ आएगा। बट अभी सिर्फ समझ लो कि यहाँ पास, यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे नॉर्मली जो नॉर्मल आरबीसी का शेप है उसके लिए यहाँ पास डीएनए पे जो कोड्स होते हैं, तो CTC को अगर रीड करते हो तो GAG बनता है। C माने साइटोसिन, T माने थायमिन एंड C माने अगेन साइटोसिन। तो इससे जो कोड बनता है दैट इज ग्वानिन, एडेनिसिन एंड देन ग्वानिन। ठीक है, तो ये अगर mRNA कोड पे आता है, तो इससे अगर हम प्रोटीन बनवाएंगे तो एमिनो एसिड जो बनता है बेसिकली इट विल बी ग्लूटामिन। अब याद रखना ये बीटा ग्लोबिन चेन से रिलेटेड है हमारे पास, ये बीटा ग्लोबिन चेन है हमारे पास, और जो बीटा ग्लोबिन चेन का जो 6th प्राइम है, 6th एमिनो एसिड है, उस पे होना चाहिए ग्लूटामिन। बट तुम देखोगे पॉइंट म्यूटेशन, कल भी हमने डिस्कस किया था पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, और उससे भसड़ देखो कितनी बड़ी। यहां देखो कि A और T जो थे वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर गए। देखो उसमें T नीचे है और A ऊपर है, यहाँ पे क्या हुआ, T ऊपर से A नीचे आ गया। अब ऐसा करने पे क्या होगा कि इससे बनने वाला mRNA डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज वो GAG से GUG बन गया, दैट इज ग्वानिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन, एंड दिस ट्रिपलेट विल कोड फॉर वेलिन, और ये वेलिन के लिए कोड करेगा 6th पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, दैट इज दिस योर सिकल सेल एनीमिया। और शेप चेंज होने से आपके पास बल्तेरी दिक्कत आती है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे बुक में मेंशन करा हुआ है, जरूर से लिख लेना। थोड़ी बहुत ब्रीफिंग्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हैज 4 प्रोटीन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। तुमको मालूम है हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है आपके पास 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन से बनता है, और ये बीमारी आपके पास किसके है, बीटा चेन के 6th पोजीशन पे आपके पास अफेक्ट करती है। दिस अफेक्ट्स बीटा चेन ऑन 6th पोजीशन लीडिंग टू शेप चेंज, जिसके शेप चेंज होता है आपके पास। और एक चीज याद रखना कि ये नेचर में कैसा डिसऑर्डर है, प्लियोट्रोपिक है। प्लियोट्रोपिक तुमको बताया था मैंने, व्हेन अ सिंगल जीन इज कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स देन इट इज नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन।
तो प्लियोट्रोपिक जीन में यहाँ पास क्या लिखा है कि इट इज प्लियोट्रोपिक जीन एंड शोज इफेक्ट्स ऑन स्प्लीन, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा। ब्रेन में भी हमारे पास इफेक्ट्स देखने को उसके मिल जाते हैं। अब एक चीज तुम देख रहे होगे यहाँ पे आपका जो बीमारी है दैट इज रादर क्वालिटी बेस्ड, यहाँ पे क्वालिटी खराब हुई है हीमोग्लोबिन की। तो तुमको पूछते हैं कि which of the two blood related disorder in your course are quantitative and one qualitative। तो क्वांटिटेटिव तो तुम्हें बता दिया मैंने, थैलेसीमिया की यहाँ क्वांटिटी खराब हो गई थी। क्वालिटेटिव में तुमको यहाँ पास सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे क्वालिटी खराब हो रही है। लास्ट डिसऑर्डर फॉर दिस इज फिनाइलकेटोन्यूरिया। तो पी के यूबी कहा जाता है। अगेन ये भी हमारे पास नेचर में कैसा है, प्लियोट्रोपिक है। प्लियोट्रोपिक मतलब एक से ज्यादा इफेक्ट इसके हमें बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो ये भी हमारे पास कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब ऑटोसोमल लिंक्ड है और रिसेसिव है नेचर में, ठीक है। और यहाँ पर होता कब है कि जब एक बेसिकली हमारे पास रिसेसिव जब होमोजाइगस एक्सप्रेशन होता है तो एक जीन जो था हमारे पास उसका डिलीशन होता है, यूजुअली हमारे पास उसको डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक एंजाइम बन रहा होता है इसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एक एंजाइम होता है जो कि एक अमीनो एसिड टायरोसिन को दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सॉरी, फिनाइल एलेनिन को नहीं, वो 2 सेकंड रुकिएगा, यहाँ टायरोसिन को कन्वर्ट नहीं करेगा, ये कन्वर्ट करेगा फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है ये, ठीक, ये दूसरा अमीनो एसिड होता है। अब जब ये एंजाइम होगा नहीं तो फिनाइल एलेनिन जो तो है तुम्हारे पास कन्वर्ट नहीं होगा, जब कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, यहाँ पास फ्लक्स प्रॉब्लम होगी, यहाँ पास बॉडी में इसका एक्यूमुलेशन शुरू होगा। तो लिखा है एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम विल रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। कि बॉडी में यहाँ पास फिनाइल एलेनिन और फिनाइल पायरुविक एसिड के डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पास जो है एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। तुमसे अगर पूछा जाए कि कौन से क्रोमोसोम पर पाया था, देन इट इज द क्रोमोसोम नंबर 12, ठीक है। अब इसका हम लोग तुम्हें ब्रेन में रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, यूरिन सैंपल्स में तुम्हें मिल सकता है, इस तरह का किडनी खराब कर देता है, ये लंग्स खराब कर देता है। तो अगेन नेचर में प्लियोट्रोपिक है कि सिर्फ एक जीन खराब होने से बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ब्लड एंड यूरिन टेस्ट ऑफ न्यूनेट्स आर इंडिकेटिव ऑफ दिस, कि छोटे बच्चों में हम लोग ब्लड यूरिन टेस्ट करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है। अच्छा, तुमने यहाँ पे हमें पढ़ी एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर्स और कुछ पढ़ी तुम लोगों ने ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि वाइलिंग डिसऑर्डर्स नहीं होते, तो हाँ बिल्कुल वाइलिंग्स होते हैं आप पास, बट दे आर वेरी रेयर, बहुत कम होते हैं। जैसे आप पास सबसे पहले तुम वाइलिंग सबसे छोटा जीन भी याद रखना, सबसे छोटा जीन, और ये यहाँ पास है SRY। इसको मेनी टाइम्स TDF भी बोलते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, बिकॉज इसी के एक्सप्रेशन से यहाँ पास बॉडी में टेस्टिस का डेवलपमेंट चलता है मेल के अंदर, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, ठीक है। हाइपरट्राइकोसिस दैट इज एक्सेसिव हेयर प्रॉब्लम, कि ज्यादा बाल लगते हैं, कान पे बाल आते हैं इन लोगों के, बहुत नाक से बहुत बाल आते हैं, इस तरह के लोगों के बॉडी पे ज्यादा बाल डेवलप करते हैं। एंड देन बिल्कुल कॉन्ट्ररी दूसरी बीमारी होती है, दिस इज कॉल्ड पैच बाल्डनेस, ठीक है। अब क्योंकि तुमको याद रखना पैच बाल्डनेस मतलब गंजापन, अब क्योंकि तुम्हें याद रखना है कि ये वाई लिंकेज शो कर रहा है, तो वाई लिंकेज विल ऑब्वियसली शो इन मेल प्रोजेनी। अगर एक लड़के को, मान लो मेरे को वाई लिंक डिसऑर्डर है और मेरी 2 बिटियां हो जाती हैं, तो दिस डिसऑर्डर विल नॉट इनहेरिट इनटू देम, क्योंकि मैंने अपनी फीमेल चाइल्ड को मैं सिर्फ एक्स क्रोमोसोम दिया, बट इफ आई हैड अ मेल चाइल्ड तो उसको आपस, इफ आई हैव अ मेल चाइल्ड तो मैं उसको ये ट्रांसफर कर सकता हूं। So this is your lecture for today. This is all about Mendelian disorders, and कल हम लोग इसको तसल्ली में डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को, और ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।